हसन अस्करी साहब, इन देख का पुलवामा अटैक जो एक सिफाती सतह पर कोशिशें हुई पाकिस्तान की तरफ से भी भारत की तरफ से भी, अल्दो भारत अभी तक एक आयोटा ऑफ एविडेंस भी पूरी दुनिया के सामने प्रोड्यूस नहीं कर सका, तो उसके काउंटर में जो हमारी कोशिशें थी पूरी दुनिया के अंदर भारत को एक्सपोज करने में कितनी मौसर रही हैं अब तक, आप उस पर क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान की जो कोशिश थी कि पाकिस्तान को मुंसलिक करे इसके साथ जो 22 अप्रैल का वाक़या है, और उसमें इसलिए उन्हें नाकामी हुई कि उनके पास एविडेंस नहीं था। वो क्या बैनुल अक़वामी सतह पर पेश करते थे हिस्ट्री, कि 1990 की दिहाई में ये हुआ, 1980 की दिहाई में ये हुआ, 2001 से पहले ये हुआ। आप कुछ भी कहें, हिस्ट्री कुछ भी सुनाएं, इससे ये इस्टेब्लिश नहीं होता कि जो 22 अप्रैल वाला वाक़या था उसमें कोई पाकिस्तान के ग्रुप्स या पाकिस्तान वो सपोर्ट गार्डर नहीं कर सका इंडिया जो वो इसलिए इसीलिए उनको ये बड़ी नाकामी हुई। और इस सिलसिले में उन्होंने खुद ये एक सिचुएशन को डील करने के लिए जो कार्रवाई की, ताकि ये दिखा सकें कि हमने यहाँ टेररिस्ट कैंप्स जो हैं वो तबाह बर्बाद किए हैं, जबकि उन्हें ये मालूम नहीं रहा है कि पाकिस्तान की पॉलिसीज़ जो हैं वक्त के साथ बदली हैं, और वो उनकी जो सोच है वो 1980 की दिहाई वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट था, 1990 की दिहाई में फंसी हुई हैं। और जो 1914 के बाद जो हमारे यहाँ टेररिज्म के सिलसिले में जो पॉलिसीज़ हमने अडॉप्ट की, टेररिज्म को कंट्रोल करने की कोशिश की, और उसके बाद उस तरफ वो तवज्जो देने को तैयार नहीं है। लेकिन आलमी सतह पर मालूम है कि पाकिस्तान किस मुश्किल वक्त से गुजरा है और इस चैलेंज को किस मौसर तरीके से पाकिस्तान ने डील किया है। ठीक, आमिर मसूद साहब ये बताएं कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स की अगर हम जर्नी की बात करें, फ्रॉम एक जो जर्नी हमारा टुवर्ड्स एक्सीलेंस एंड सेल्फ डिपेंडेंस टेक्नोलॉजी के एतबार से, हमने पिछले 2-3 दहाइयों के अंदर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो एडवांसमेंट की तरफ गई है, कम रिसोर्सेज के बावजूद। ये अलग बात है कि हमारे जो पायलट्स हैं वो कल भी दुनिया के बेहतरीन पायलट्स में उनका शुमार होता था, आज भी हमारे फाइटर पायलट्स का दुनिया के बेहतरीन फाइटर पायलट्स में शुमार होता है। टेक्नोलॉजी जब इंटीग्रेट हुई है साथ, तो उसने कितना ज़्यादा इसमें एज दिया है, और पर्टिकुलरली जो हमारा सेल्फ डिपेंडेंस का हमारा जो एक जर्नी था उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा, इसने कितना अहम किरदार अदा किया है। अपना माइक सा ज़रा अनम्यूट कीजिएगा सर। एयरफोर्स का आपने बिल्कुल ठीक एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताया है। देखें, पाकिस्तान फ़िज़ाइया जो है वो अपने आप को सिंबल ऑफ प्राइड फॉर द नेशन समझती है, और उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं, उसकी एक हिस्ट्री है, और कुछ उसके इस तरह के इवेंट्स हैं और कुर्बानियाँ हैं, ऐसे मार्के हैं जिनमें उसने अपने आप को ये प्रूफ भी किया है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जहाँ पे अपने पायलट्स की ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से की, वहाँ पे ट्रेडिशनली हमने हमेशा अच्छी टेक्नोलॉजीज़ को भी इंडक्ट किया है। और एक टाइम वो आया था जब आपको याद हो 90s में जब प्रेस्टर अमेंडमेंट लगी थी, वो बहुत सीवियर किस्म की हमारे ऊपर एक वो इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, जिसकी वजह से हम टेक्नोलॉजीज़ को नहीं ले सकते थे, प्लस हमारे F-16s पे बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस थी। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, वो हमारी इंडिजनाइजेशन के लिए एक बड़ा गोल्डन पीरियड था, जिसमें हमारा JF-17 प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह लॉन्च हुआ, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ और चीज़ों को हमने इंडक्ट किया अपनी फोर्स में। ट्रेनिंग टूल्स जो होते हैं नए, वो हमने इंडक्ट किए, प्लस काफ़ी सारे स्पेस सपोर्टेबिलिटी जो होती है हमारी अपनी वेपन सिस्टम के लिए और उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनको हमने खुद अपने तौर पे बनाना शुरू किया, जिसमें एवियोनिक्स भी शामिल थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जिसमें हमारा एयर वेपन कॉम्प्लेक्स भी बना और हमारा जितना कामरा का सेटअप था उसको भी बड़ी तकवीत हासिल हुई। सो आप कह सकते हैं कि वो जब रिस्ट्रिक्शंस लगी तो उसमें वी केम आउट वेरी स्ट्रॉन्ग। बड़ी सारी एयर फोर्सेस थी जिनको जब इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं और स्पेस पोर्टेबिलिटी बंद हुई, तो वो बिल्कुल उनकी एयरफोर्स काफ़ी हद तक बंद हो चुकी थी। लेकिन हमारा सारे F-16s जब कारगिल का मौका आया, जिस वक्त 9 साल हो गए हुए थे हमें इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ, हमारे सारे F-16 सर्विसेबल थे और हमारे सारे वेपन्स जो थे वो हमारे पास अच्छे सर्विसेबल स्टेज में मौजूद थे।
पाकिस्तान एयरफोर्स ने टेक्नोलॉजीज को हमेशा बहुत अच्छे तरीके से इंडक्ट किया है और वी बिलीव इन डूइंग मोर विद लेस। हमारा एक लिमिटेड जो हमारा बजट होता है उसी में हमने अपनी एयरफोर्स को हमेशा नई इंडक्शंस की हैं वेपन सिस्टम वाइज भी, प्लस इसकी इंटीग्रेशन की है हमने हमेशा बड़े अच्छे तरीके से सेंसर्स और शूटर्स की। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉडर्न वॉरफेयर। तो और सर इस लिहाज से अगर आप जो हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी है उस पर भी जरा रोशनी डालिएगा कि भारत के मुकाबले में कितना हमें एज हासिल है उसमें। देखिए जी, हमारे पास इस वक्त दुनिया के बेहतरीन ड्रोन्स मौजूद हैं जो टर्किश भी हैं, कुछ हमारे इंडिजिनस ड्रोन्स हैं और कुछ हमने वेस्टर्न कंट्री से भी ड्रोन्स लिए हैं। तो हमारे पास इस वक्त हर तरह का ड्रोन मौजूद है जो वेपन भी कैरी कर सकता है, जो सर्विलेंस के लिए भी है और जिससे हम एक इनके एयर डिफेंस सिस्टम को शुरू में ही न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो और उस ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी को हमने अपने बाकी सिस्टम के साथ, जिसे हम डेटा लिंक कहते हैं, हमारा उसकी एक अटैचमेंट है विद अदर सिस्टम्स ऑल्सो, जो हमारे जहाज होते हैं, जो हमारे रेडार्स होते हैं, जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है, इन सब के साथ वो ड्रोन टेक्नोलॉजी बड़े अच्छी तरह फ्यूज भी हुई है और उसके ऊपर बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी मौजूद है। ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी हमने बहुत अरसा पहले इसकी इंडक्शन शुरू कर दी थी, बिकॉज हमें इस चीज़ का इदराक था कि फ्यूचर वॉर्स जो हैं वो इसी पे लड़ी जाएंगी। और हमने ये चीज़ आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग में भी देखा, रशिया वाली जंग में भी देखा, सीरिया वाली जंग में भी देखा कि ड्रोन्स का एक्सेसिव यूज़ है और इस ड्रोन्स को आप एक अगर अच्छे तरीके से एम्प्लॉय करें तो आप किसी भी एयरफोर्स को बड़े को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। मॉडर्न एयरफोर्स दिस इज गोइंग टू बी न्यू नॉर्मल इस रीजन के अंदर भी, जाहिर है एक ये न्यू नॉर्मल है, तो हमें अपने टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए कि ड्रोन हमारी कितनी इफेक्टिव है हमारी ये टेक्नोलॉजी। जी बिल्कुल, ये न्यू नॉर्म है। और देखें जी, ये तो काफ़ी अरसे से बैटल हार्डन किस्म के ड्रोन्स, टर्किश के जो ड्रोन्स थे TB2s, उनको अज़रबैजान ने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया आर्मीनिया के अगेंस्ट, और उन्होंने उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम और आर्मी के जितने आर्मर्ड कॉलम्स थे, क्योंकि हमने उधर जाके उनसे ब्रीफिंग भी ली, उन्होंने बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया था इससे पहले कि अज़रबैजान की ग्राउंड फोर्सेस मूव करती, और वो ज़्यादातर ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए हुआ। अभी भी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो किसी भी मॉडर्न वॉरफेयर में उसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो चुका है, लेकिन ये देखने की ज़रूरत है कि वो ड्रोन टेक्नोलॉजी स्टैंड अलोन नहीं काम कर सकती। उस ड्रोन टेक्नोलॉजी को आपके जो बाकी काइनेटिक और नॉन काइनेटिक मींस आपके पास अवेलेबल हैं उनके साथ आपको अच्छे तरीके से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। करती है उससे सर, ज़ाहिर है बिल्कुल जी। और जितनी भी सर्विसेज हैं आपकी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब की ड्रोन टेक्नोलॉजी हमने इसकी बड़ी कोशिश भी की है और इसमें बड़े हद तक कामयाब भी हुए हैं कि इन तमाम सर्विसेज को मिल के ड्रोन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी हो सके। दूसरा, ये इसका फ़ायदा होता है कि हमें उस एयर स्पेस में, जिस लिमिटेड एयर स्पेस में हमने जब ये इस्तेमाल करनी होती है, उसको हम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें और किसी जगह पे ऐसा मौका ना आए कि जिसमें हम अपने ड्रोन्स को या अपने एयर प्लेटफॉर्म्स को फ्रेंडली फायर के ज़रिए निशाना बना रहे हैं। तो उस चीज़ को भी हमने रखने के काफ़ी हद तक इसकी हम ट्रे हैं। जो आपने, अगर शायद आपको याद हो, पुलवामा में इंडियंस ने अपने ही हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया था। तो जिस तरह की एयर वॉरफेयर फ्यूचर में होगी, उसमें एक बात बहुत क्लियर है कि एयर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। जिस तरह इन्होंने भी ये जो घंटे डेढ़ का ऑपरेशन किया इंडियंस ने, और जिनमें हमने 5 जहाज इनके मारे, उसमें तकरीबन 125 जहाज एयर में था उस एरिया के अंदर। तो उसको मैनेज करना, उसको अच्छे तरीके से एम्प्लॉय करना, क्लियर लाइन ऑफ साइट के ज़रिए सही वेपन को इस्तेमाल करना और डिसीजंस लेना, ट्रांसपेरेंसी बैटल की होना और फॉग ऑफ वॉर को कम होना, ये सब अवामिल बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से सक्सेसफुल एयर ऑपरेशन कर सकें। आजकल वो पुराना ज़माना बिल्कुल नहीं है। इस एयर वॉरफेयर टेक्नोलॉजी इंटेंसिव भी है और बहुत डिमांडिंग भी है। इसके लिए ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है।
सही है। इसी दौरान हमें ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने भी ज्वाइन किया, उन्हें भी अब वेलकम करेंगे ट्रांसमिशन में। बात हो रही थी जो पाकिस्तान की सिफारती सतह पर कामयाबियों की और भारत की नाकामियों की। सलमान गनी साहब का कमेंट भी इस पर लूँगा और हम इस पर बाकी अपने पैनलिस्ट की राय भी लेंगे। सलमान साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से भारत की तरफ से बगैर सबूत के ही पूरी दुनिया में वावेला करना कि पाकिस्तान था, पहलगाम के वाक़े के पीछे फिर जगतरफा भारत की तरफ से पाकिस्तानी आम शहरियों को निशाना बनाना, ज़ाहिर है जो सिफारती सतह पर तो भारत बुरी तरह से नाकाम हुआ। जो सपोर्ट वो गार्डर करना चाह रहा था वो उसे नहीं मिल सकी और दुनिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया है। देखिए, इस पर तो कोई दो आरा नहीं कि भारत ने 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया और उस इल्ज़ाम को किसी भी सतह पे पजीराई नहीं मिली, जबकि पाकिस्तान ने नहायत ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए ना सिर्फ उस वाक़े की तहकीकात की बात की बल्कि तावन की बात की। मुझे याद पड़ता है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने तहकीकात और तावन की बात की तो बतौर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेरे दिल में आया कि ये उन्हीं से कह रहे तावन जो शख्स दहशतगर्दी का मुर्तकिब हुआ है। तो बात यह कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इस हवाले से अंदर एक पाकिस्तान को एज मिला है। माजी के अंदर पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे सवालात खड़े किए जाते थे और ख़ास तौर पे दहशतगर्दी के हवाले से। अब एक बात बड़ी क्लियर कट है कि ये नरेंद्र मोदी सिर्फ एक शख्सियत का नाम नहीं, ये एक कैफियत है, ये एक माइंड सेट है दहशतगर्दी के हवाले से। आप बलोचिस्तान का मामला देख लें, देखिए उसने उस पर पाकिस्तान उसके आवाज़ पर सवार है और उसको ये बात समझ लग गई कि अगर पाकिस्तान को टारगेट ना किया तो सारा कुछ उसका खुल जाएगा। मैं आज भी समझता हूँ कि अगर इस खित्ते के अंदर से दहशतगर्दी का, शिद्दत पसंदी का खात्मा करना है तो ये जो पहलगाम का वाक़या है इसकी तहकीकात करवाई जाए और इसमें अमेरिका अपना रोल अदा कर सकता है और अमेरिका को अपना रोल इस पर अदा करना चाहिए।